Dear students, now we are going to start about Hardy-Weinberg theorem and Hardy-Weinberg law. हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे. This Hardy-Weinberg law and theorem is related with the process of evolution. और इसका evolutionary relation हम देखेंगे. First we will come towards its basic details. ये जो Hardy-Weinberg law है, this is actually about non-evolving populations. यानी इसकी जो स्टेटमेंट है ये अप्लाई होती है उन पॉपुलेशंस के ऊपर जो इवॉल्व नहीं करती. और अल्टीमेटली साइंस के अंदर हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो अगर हम ये कह रहे होंगे कि इन कंपोनेंट्स की वजह से एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली जब वो कंपोनेंट्स हटा देंगे या अप्लाई कर देंगे तो उनकी वजह से एवोल्यूशन का प्रोसेस हो जाएगा. तो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस के ज़रिए ये एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं एवोल्यूशन के प्रोसेस को कि जिन पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हो रही उसकी क्या रीजंस हैं, और अगर एवोल्यूशन होगी तो उसके बिहाइंड क्या रीजंस होंगी. इस हार्डी-वेनबर्ग लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स इट्स डिटेल्स. ये स्टेटमेंट आपके सामने है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ. द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप्स, ये हम अभी देखेंगे कि अलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस हार्डी-वेनबर्ग लॉ, the frequencies of alleles and genotypes in a population's gene pool, यानी हार्डी-वेनबर्ग लॉ के मुताबिक जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो किसी एक इंडिविजुअल की बजाय पॉपुलेशन पर ऑपरेट करता है, और इसीलिए हम पॉपुलेशन के जीन पूल को सिलेक्ट करते हैं. The frequencies of alleles and genotypes in a population's gene pool always remain constant over the generations. यानी इसी बेस पर हम इसको कह रहे हैं नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, कि कांस्टेंट रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकम्बिनेशन. यानी सेक्सुअल रिकम्बिनेशन के अलावा बाकी फैक्टर्स वो भी हम आगे पढ़ेंगे. उस वक्त तक जब तक वो एक्ट नहीं करते तो ये कांस्टेंट रहेगा. अगर उनमें से कोई भी फैक्टर एक्ट करेगा तो अल्टीमेटली ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब होगा कि एवोल्यूशन हो रही है. इसको मैं यहाँ पे इस तरह से भी रिलेट कर देता हूँ एक टेबल के अंदर, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाए. तो ये वो पहला पॉइंट है जो हमने इस लॉ की स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा है कि अगर अलील फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहें तो अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने का मतलब है कि पॉपुलेशन विल बी इन इक्विलिब्रियम, और पॉपुलेशन अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो हम उसको कहेंगे नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, यानी उसमें एवोल्यूशन नहीं हो रही होगी. लेकिन अगर ये अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, वो कौन चेंज करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जिनको हमने आगे पढ़ना है, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से ये अलील फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और कैसे एवोल्यूशन काज करते हैं, उसकी डिटेल्स को हम अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. अब इसको अगर हम फर्दर लेकर चलें, जैसे मैंने कहा है कि इस लॉ को समझने से पहले आपको ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि अलील फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं किसको हैं. सो अल्टीमेटली अलील फ्रीक्वेंसी इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ an allele out of all the alleles of that trait in the gene pool. यानी एक जीन पूल के अंदर किसी एक ट्रेट की जितनी भी अलील्स मौजूद हैं उनमें से कितनी अलील्स डोमिनेंट हैं
ये डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, इसको हम अलील फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर रिलेट कर देंगे। ये एग्जांपल आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कि सपोज करें कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन के अंदर 200 डिप्लॉयड प्लांट्स हैं, और 200 डिप्लॉयड प्लांट्स का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ अलील्स फॉर अ ट्रेट दैट इज फ्लावर कलर ये होगा 200 प्लांट्स 400 अलील्स। डिप्लॉयड है तो नंबर ऑफ अलील्स डबल हो जाएगा। अब इस पॉपुलेशन के अंदर 50 प्लांट्स हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, और होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है कि उसमें दोनों कैपिटल अलील्स यानी डोमिनेंट अलील्स मौजूद होंगी। 50 plants are homozygous recessive which mean recessive alleles, और इसी तरह से 100 plants heterozygous हैं यानी उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अलील्स मौजूद होंगी। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। वी विल फाइंड द अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील। सो हमारे पास 50 होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट्स हैं, तो इसका मतलब है ये इसका कॉम्बिनेशन है 50 प्लांट्स और टोटल 100 अलील्स होंगी, और वो 100 अलील्स किसकी होंगी? डोमिनेंट की। इसी तरह से हमने देखा है कि 50 प्लांट्स हैं होमोजाइगस रिसेसिव, तो इसलिए नंबर ऑफ रिसेसिव अलील्स विल बी 100, और टोटल अलील्स कितनी है? 400, वो हमने ऊपर पढ़ा है। और हेट्रोजाइगस प्लांट्स हैं 100, यानी इसका मतलब है कि इनमें टोटल 200 अलील्स होंगी, जिनमें से 100 अलील्स होंगी डोमिनेंट और 100 अलील्स होंगी रिसेसिव। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर हम डोमिनेंट अलील पे फोकस करें तो 100 डोमिनेंट अलील्स ये हैं, 100 डोमिनेंट अलील्स ये हैं, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स विल बी 100। टोटल नंबर ऑफ अलील्स इज 400, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स इज 200। ठीक है, 100 ये और 100 ये। अब हम अलील फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे इस डोमिनेंट की? ये उसका फार्मूला है कि हमने ये दोनों अलील्स ले ली, टोटल डोमिनेंट कितनी? 200। टोटल नंबर ऑफ अलील्स फॉर दैट ट्रेट इज 400, तो 200 डिवाइडेड बाय 400 0.5 इसका आंसर आएगा, एंड दिस 0.5 इज द अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इन दिस पॉपुलेशन, और अल्टीमेटली टोटल वैल्यू 1 होगी। तो अगर डोमिनेंट की अलील फ्रीक्वेंसी है 0.5 तो रिसेसिव की भी अलील फ्रीक्वेंसी 0.5 होगी। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द अलील फ्रीक्वेंसी। अब हम चलते हैं इसके थ्योरम की तरफ, इसके सॉल्यूशन की तरफ। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम के अंदर दो इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं, जिनमें से एक इक्वेशन आपके सामने ये है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। यहां पर जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, यानी P का वर्ड जहां पे भी हम यूज करेंगे ये डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। और इसी तरह से जो Q है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। तो ये जो फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, दिस इज एक्चुअली अबाउट द अलील फ्रीक्वेंसीज। और अलील फ्रीक्वेंसी का जो सम है दैट विल बी 1, यानी P प्लस Q इज इक्वल टू 1। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी का सम 1 होगा, जैसा हमने यहाँ पर देखा था पिछले क्वेश्चन में कि डोमिनेंट की 0.5, रिसेसिव की भी 0.5, सम कितना बन जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो ये है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? जो P स्क्वायर है इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल,
यानी ये फार्मूला इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे पिछला फार्मूला अलील फ्रीक्वेंसीज के लिए था, दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स. पी स्क्वेयर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल. क्यू स्क्वेयर इज frequency of homozygous recessive individual. ये homozygous recessive individual की frequency को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसी तरह से जो 2pq है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट. ये हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये आपने इन दोनों इक्वेशंस को याद रखना है कि ये किनको कैसे रिलेट करते हैं. हम अब इसी की एक एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं विद अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज बुक एक्सरसाइज. क्वेश्चन है कि इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम 16% ऑफ द इंडिविजुअल्स शो द रिसेसिव ट्रेट. तो किसके बारे में बताया है? इंडिविजुअल्स के बारे में. और कौन से इंडिविजुअल? जो रिसेसिव ट्रेट को शो कर रहे हैं. रिसेसिव ट्रेट किस फॉर्म में शो होता है? ओनली इन द होमोजाइगस फॉर्म. तो इसका मतलब है ये होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की परसेंटेज उन्होंने बताई है. क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील इन द पॉपुलेशन. और डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने अभी पढ़ा है, वो हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी आपको जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू किसकी दी गई है? क्यू स्क्वायर की. और आपने फाइंड किसको करना है? पी को करना है. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देख लेते हैं. ये आपके पास वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर की, कितनी है? 16%. हम सबसे पहले इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी 16 डिवाइडेड बाई 100. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 0.16. इसी तरह से हम Q की वैल्यू यहां से निकालेंगे बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट. और Q का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0.4. यानी 0.4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव अलील. पूछा आपसे किसके बारे में है? डोमिनेंट अलील के बारे में. उसका फार्मूला क्या था? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. या P पूछा है तो आप कहेंगे P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू. अब Q की वैल्यू क्या है? 0.4. 1 से माइनस करेंगे 0.6. ये हमारा आंसर होगा. यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील इज 0.6. अगर आपसे पूछा होता कि लाइक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हेट्रोजाइगस के लिए आप कैसे फाइंड करते हैं? 2pq से. यानी 2 इंटू पी की वैल्यू क्या आई है? 0.6. क्यू की वैल्यू 0.4. और इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.48. यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल विल बी 0.48. अगर परसेंटेज पूछी होती तो आप कह देते 48%. अगर आपसे पूछा होता कि सपोज 100 की पॉपुलेशन है और उनमें से इसके इंडिविजुअल्स का नंबर कितना होगा, मैंने 100 आपको याद रखने के लिए यहाँ पर वैल्यू लिखी है, तो हम कहेंगे कि 100 का जो 48% है वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे. और 100 का 48% का मतलब क्या होगा? 48 इंडिविजुअल्स. यानी 48 इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ 100 विल बी ऑफ हेट्रोजाइगस फॉर्म. सो ये सारी की सारी डिटेल्स थी अबाउट द हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम. और यहाँ पर आप एक्सरसाइज से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा. थैंक यू सो मच.